आज हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली एक नया पार्ट है जो कि सिलेबस में ऐड किया गया है इन रिसेंट ईयर्स, और इस पे भी सवाल बहुत कम ही पूछा गया है, और अगर पूछा भी जाएगा लेटर ऑन तो सवाल जो होगा इंफॉर्मेटिव होगा। क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे वो सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा। कोई भी चैप्टर जब नया ऐड किया जाता है तो उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हल्का होता है। रीजन ये है बिकॉज ये एक नया चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चंस पूछने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनता है, और इसलिए स्टूडेंट को इन सभी नए चैप्टर जो एडेड हैं उनको थ्रू आउट एक बार रीडिंग देना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत लोग नए चैप्टर जो है, चूंकि ये बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने के कारण जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वो भी नहीं बन पाएगा आपसे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डील करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में 3 से 4 क्लास लगेंगे हम लोग को। मेनली हम लोग को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ना होता है, ना कि अदर एनवायरमेंटल स्टडीज। एक्चुअल में एनवायरमेंटल स्टडीज इन्वॉल्व करता है बायोलॉजिकल, सोशल, केमिकल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल इंटररिलेशन विद आवर सराउंडिंग। अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हो तो आपको सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल इंटररिलेशन विद आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग चूंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग मेनली केमिकल इंटररिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू नो, बिकॉज कि किस किस तरह का रिलेशन हम लोग को पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज में होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में केमिकल इंटररिलेशन पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल studies involve social, economical, physical, chemical and biological interrelation with our surrounding. With our surrounding. However, in this chapter, we mainly study about chemical interrelation विथ आवर सराउंडिंग। चूंकि हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और इसलिए हम लोग केमिकल इंटररिलेशन के बारे में पढ़ा करेंगे। एक्चुअल में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री deals with the study of origin, transport, reaction, effects and fates of chemical species in environment. एक्चुअल में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये इस चीज को डील करेगा कि कैसे कोई पार्टिकुलर केमिकल स्पीसीज ओरिजिनेट होता है, मूव करता है, रिएक्शन करता है, उसका इफेक्ट एंड फेट्स, फाइनली उसका क्या फेट होता है इन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो भी केमिकल स्पीसीज है उसका ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, फेट्स एंड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड अदर स्पीसीज लाइक प्लांट्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। मेनली यही है कि जो भी केमिकल स्पीसीज है कैसे बना, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्या उसका इफेक्ट होगा ऑन अस, ऑन प्लांट, ऑन एनीथिंग एल्स, एज वेल एज देयर फेट्स इन एनवायरमेंट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें जो मेन चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ना है वो है चेंजेस। जो हम लोग चेंजेस हो रहा है एनवायरमेंट में
ड्यू टू आवर वर्क्स, ड्यू टू नेचुरल हैपनिंग, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। और इसको जनरली हम लोग रिलेट करते हैं एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रूप में। तो हम लोग को मेनली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रूप में पढ़ना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है, किस तरह से अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहा है अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरमेंट में, इसी के बारे में स्टडी करना होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग का स्टडी है, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर on us, on plants and human beings. On us means on human beings. मतलब ये जो है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन is the effect of undesirable changes in our surrounding that has harmful effect on plants, animals and human beings। ह्यूमन बींग्स पे हार्मफुल इफेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कोई भी पार्टिकल जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को काउज करता है उसको एक पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच काउज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। Pollutant which can be solid, liquid or gas, present in greater amount than natural abundance and are produced due to human activities or due to natural happening। नेचुरल हैपनिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होगा, इस तरह का पॉल्यूटेंट जो होता है क्रिएट होता है और इसी का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई भी स्पेसीज जो कि नेचुरल एबंडेंस से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और इसका हार्मफुल इफेक्ट हो ऑन ह्यूमन, एनिमल, ऑन प्लांट्स, इसी को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं और दिस इज द टर्म नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हम लोग बारी बारी से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो पॉल्यूटेंट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज ये बहुत दिन तक एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है, इसको डिकेड्स तक इसका जो है कह सकते हो आप, डिकेड्स तक ये पड़ा रहेगा, इसको हटाना एनवायरमेंट से बहुत मुश्किल होगा। तो पॉल्यूटेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और डिग्रेडेबल इजिली, डिग्रेड होना मतलब टूटना, डिग्रेडेबल इजिली, नेचुरल फॉर्म में चला जाना, उसी को डिग्रेडेबल कहे। are very slowly degradable or not degradable। अगर डिग्रेडेबल की बात करें तो जैसे कि डिस्कार्डेड फूड्स, वेजिटेबल, ये सब जो है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के रूप में गिना जाएगा। जबकि इसके एग्जांपल में डीटी, न्यूक्लियर वेस्ट, हैवी मेटल्स, पॉलीथीन,
दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा प्रीफरेबल होता है कंपेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेड नहीं हो पाता है और इसलिए ये ज्यादा पॉल्यूशन काउज करता है। दूसरी बात है कि बायोडिग्रेडेबल आसानी से अपने नेचुरल फॉर्म में जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें मिल जाता है या फिर अदर फॉर्म में मिल जाता है, जिसके कारण से आप इसको कम हार्मफुल मानते हो। एक्चुअल में हम लोग को वी हैव टू स्टडी फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, सेकेंड हम लोग को पढ़ना होगा वाटर पॉल्यूशन, और थर्ड हम लोग को पढ़ना होता है सॉइल पॉल्यूशन। ये तीन तरह का पॉल्यूशन है जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से इसमें स्टडी करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट प्रोसेस टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन, ग्रीन केमिस्ट्री, और इस तरह से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। पूरे चैप्टर में यही करना होगा। सबसे पहले हम लोग को इन तीनों पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना डिटेल में, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, and then after we will study about the terms, the way in which pollution can be prevented। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं। एयर पॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली एयर पॉल्यूशन का जो टर्म होता है उससे हम लोग को मतलब मेनली जो डाउन साइड में एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर, उसी से मतलब होता है ज्यादा। हालांकि स्ट्रेटोस्फेयर में भी पॉल्यूशन होगा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, उसको भी पॉल्यूशन के रूप में गिना जाता है। लेकिन जो मेन हम लोग जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में एटमॉस्फेयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्रोपोस्फेयर, दैट इज अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, and that is other one is stratosphere, from 10 kilometer to 50 kilometer from sea level। ये जो होता है बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होता है, डस्टी जोन होगा, वाटर वेपर इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन इसी रीजन में होता है। ये सारा यही ट्रोपोस्फेयर का पार्ट। ये जो होगा N2 और O2 कंटेन करता है, प्लस ओजोन कंटेन करता है, वेरी लिटिल वाटर वेपर कंटेन करता है। ठीक है। मेनली जो पॉल्यूशन शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में ही बात करते हैं। तो एक्चुअल में दो तरह का पॉल्यूशन भी हम लोग एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन को लिख सकते हैं। पहला होगा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, और दूसरा होगा स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो हम लोग को बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ना। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में मेनली ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है कि किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, कारण क्या है, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में हम लोग को बहुत सारा तरह का पॉल्यूटेंट के बारे में स्टडी करना होता है। तो हम लोग बारी बारी से करते हैं। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एयर पॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो है दो कारणों से होता है। एक तो गैसियस पॉल्यूटेंट होता है और दूसरा होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। गैसियस पॉल्यूटेंट में डिफरेंट गैस
प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे नाइट्रोजन का गैस, सल्फर का गैस, कार्बन का गैस, हाइड्रोकार्बन, ये सब प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से आपको पॉल्यूशन क्रिएट होता है इन एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड वन इज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जिसके कारण से जो है जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, मिस्ट है, फॉग है, इवन स्मॉग है, तो इन सब के कारण जो होगा भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन is caused by gaseous pollutant, oxides of sulfur, nitrogen, carbon, hydrocarbon etc. और दूसरा होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जिसमें डस्ट, मिस्ट, फॉग, स्मॉग एक्सेट्रा। इसमें आप ओजोन भी लिख सकते हो। ये सब जो होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में। तो हम लोग पहले गैसियस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गैसियस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग ट्रोपोस्फेरिक, सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक में हमने गैसियस पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में दो पार्ट में डिवाइड किया। तो हम लोग सबसे पहले गैसियस पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गैसियस पॉल्यूटेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्साइड, जब फिजिल फ्यूल को कंबसन किया जाता है, जो भी आपके पास है, लकड़ी है, कोयला है, इन सब को कंबसन किया जाएगा तो इन सब में सल्फर कंटेंट होता है। और सल्फर कंटेंट होने के कारण जो फिजिल फ्यूल है कंटेनिंग सल्फर, इसको अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करें तो आपके पास SO2 का फॉर्मेशन होता है। और ये SO2 जो है पॉइजनस होता है फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बोथ। SO2 is poisonous for both animal and plants. अगर आप लो कंसंट्रेशन SO2 का है एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण आपको लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एटमॉस्फेयर, अगर कम मात्रा में ये प्रेजेंट है, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ये तो डेंजरस है ही, लेकिन कम मात्रा में होगा तो उसके कारण एटमॉस्फेयर काउजेज रेस्पिरेटरी डिजीज, DIEACS disease, for example asthma, ब्रोंचिटिस, ये सब जो है डिजीज प्रोड्यूस होता है इसके कारण से। इरिटेशन एंड टीयर्स इन आई, रेडनेस, ये सब प्रोड्यूस होता है अगर आपके पास SO2 प्रेजेंट हुआ एटमॉस्फेयर में तो। लेकिन अगर ये हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट हुआ SO2 का, हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स अ स्टिफनेस इन फ्लावर बर्ड्स which eventually
फॉल फ्रॉम द प्लांट्स, और इसलिए जो प्लांट्स का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, जो फ्रूट्स वगैरह प्रोडक्शन होगा वो खत्म होगा, क्योंकि जो फूल होगा वही फूल ही क्या होगा, गिर जाएगा अगर आपके पास कंसंट्रेशन SO2 का ज्यादा रहा एटमॉस्फेयर में। तो SO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं SO3 में और H2SO4 में बाई SO2 जो है स्लोली ऑक्सीडाइज करता है SO3 में, ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम SO2 को क्या करें O3 के साथ ये कर दें तो ये फास्ट हो जाएगा और 2SO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस O2 होगा। यहीं पे अगर हम H2O2 रखें यहां पे तो आपके पास SO3 2SO3 प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा, 2SO3 प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये तरीका है जिससे कि आप देख सकते हो कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है SO2 का वो एटमॉस्फेयर में कम किया जा सकता है। यहां पे हमने H2SO4 की जगह H2SO4 बनाते हैं, यहां पे H2SO4 एक्वस बन जाएगा। फिर आपके पास देख सकते हो बैलेंसिंग करने पे H2SO4 ही दिख रहा है, 1 और 1 के साथ 1:1 रिएक्शन करेगा, H2SO4 बनेगा। तो इस तरह से SO2 जो है हार्म क्रिएट करता है टू डिफरेंट स्पेसीज। दूसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एट हाई एल्टीट्यूड रिएक्शन करता है। दूसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। At normal temperature or condition, you can say that नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एट हाई एल्टीट्यूड जहां पर आप कह सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, ये जो होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में NO का फॉर्मेशन कर देता है। तो सवाल उठता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये होता है, ट्रोपोस्फेयर में कहां से आता है? ट्रोपोस्फेयर में N2O2 का फॉर्मेशन, NO का फॉर्मेशन, NO2 का फॉर्मेशन मेनली जो है वो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है उससे होता है। इन ट्रोपोस्फेयर NO is mainly produced by reaction of N2 and O2. By reaction of N2 and O2 from ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आपके पास N2 और O2 जो लगभग 1483 केल्विन पे रिएक्शन करेगा, वो NO गैस बना लेगा सबसे पहले तो, और फिर NO गैस को अगर आप O2 के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास 2NO2 गैस बन जाएगा। या फिर अगर आप इस पे ओजोन रखते हो 2NO2 प्लस O2 गैस बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो NO है ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी करता है इन स्ट्रेटोस्फेयर, नॉट इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से NO जो है फॉर्मेशन करेगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पे N2O2 आपस में रिएक्शन करके NO बना लेगा और NO O2 के साथ फिर फर्दर रिएक्शन करके 2NO2 का फॉर्मेशन कर देगा। जो NO2 है उसके कारण द प्रेजेंस ऑफ NO2 इन एटमॉस्फेयर causes red haze in traffic. Red haze in traffic. High concentration of NO2 damage leaves of plants and retard the rate of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के रेट को भी कम कर देता है। NO2 जो ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम होता है, इसमें NO2
causes lung irritant and cause acute respiratory disease in children. These are the harmful effect of NO2 present in the atmosphere. अब इसके बाद है कार्बन का ऑक्साइड। कार्बन का मेनली दो ऑक्साइड है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है बिकॉज ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देता है। तो हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसमें सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होगा। हाईली पॉइजनस नेचर का होगा। हाईली पॉइजनस नेचर और ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन with hemoglobin. हेमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा मतलब हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है जो कि 300 टाइम्स स्टेबल देन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। due to which oxygen carrying ability of hemoglobin is reduced. Oxygen carrying ability of hemoglobin is reduced और इसके कारण से क्या होगा? डेथ अकर कर जाता है। इट काउजेज हेडेक, वीक आई साइट एंड नर्वसनेस। CO is produced by incomplete combustion of पेट्रोल, डीजल, कोल एक्सेट्रा, वुड, ये सब। तो कार्बन को अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हो तो आपके पास CO गैस प्रोड्यूस होता है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो कि हम लोग पढ़े। सेकेंड ऑक्साइड है CO2। एक्चुअल में CO2 जो है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। एक्चुअल एक और पॉइंट है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल डीजल के कारण होता है, इसलिए प्रोड्यूस्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला है दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। CO2 एटमॉस्फेयर में CO2 इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, इज प्रेजेंट in 0.03% by volume. It is produced by complete combustion of carbon. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबसन करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। जो अमाउंट ऑफ CO2 है, अमाउंट ऑफ CO2 in atmosphere is balanced by photosynthesis
done by green plants. फोटोसिंथेसिस डन बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो होगा अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड होगा वो बैलेंस होगा। इसके अलावा है, अगर आपके पास CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, excess of CO2 present in atmosphere cause global warming। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, CO2, CH4O3, CFC, water present in atmosphere absorbs the radiated heat by Earth's surface after 75% absorption of heat gained by heat of sunlight। जो सनलाइट रेडिएशन कर रहा है, सनलाइट जो अर्थ सरफेस पे गिर रहा है उसमें लगभग 75% अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी 25% रेडिएट बैक कर देता है। अगर आप क्या करते हो कि प्रेजेंस ऑफ CO2 आपका रहता है एटमॉस्फेयर में, हालांकि CO2 के साथ साथ CH4O3, CFC, H2O ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका कारण ये है कि ये सब जो है जो हीट रेडिएट कर रहा है सरफेस उसको ब्लॉक कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप शायद जानते होंगे कि एक ग्लास वेसल होता है जिसके अंदर प्लांटेशन किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जब लाइट तो आ जाता है अंदर, लेकिन अंदर आने के बाद फिर बाहर जाना उसको मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्लास सरफेस है वो बाहर नहीं जाने देता है। इसके कारण से जो इनसाइड एरिया है वहां पर टेम्परेचर रेज कर जाता है। टेम्परेचर रेज करने का वहां पर जो फ्रूट्स वगैरह का फॉर्मेशन है या कह सकते हो प्लांटेशन होगा वो ज्यादा तेजी से